अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सेशन जो है वो होगा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पर। उम्मीद है कि आप लोग इन अल्फाज से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो है वो क्या होते हैं। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में कि फॉर्मेटिव इनका वेज कौन कौन से हैं और ये क्या हैं। इतना जरूर हमें समझ लेना चाहिए कि फॉर्मेटिव जो है फॉर लर्निंग होता है और समेटिव सम ऑफ लर्निंग होता है। बस इससे अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा ये हो जाएगा, पूरी जिंदगी हमने समेटिव असेसमेंट ही दिया है, एग्जाम्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, मिड ईयर, हाफ ईयरली या फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन दिए हैं हमने बोर्ड के, और उसके ये सब होता है। फॉर्मेटिव ही होता है कि हाउ टू बी बेटर इन लर्निंग। तो उस वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इस पर टच अप ऑन करेंगे और डिटेल में हम इसको अलग से देखते हैं। जब मैं इसको नबी वसल्लम की सीरत में देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो मुस्तकिल एसेस कर रहे होते थे, इवेलुएट कर रहे होते थे अपने लोगों को, अपने कंपेनियंस को, अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को। और के एसेस करना जो होता है कि हमें पता चलता रहे कि उनमें क्या, जैसे एक साहबी ने आके पूछा कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, तो कहा ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा ना कर। और 3 दफ़ा उन्होंने पूछा, हर दफ़ा उन्होंने यही कहा। तो यकीनन उन्होंने एसेस करके ये देखा था कि बाकी तो मामलात इसके ठीक हैं, लेकिन ये जो है ये गुस्सा ज़्यादा कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इस तरह की असेसमेंट जो है कि हाउ टू लर्न, ठीक है, उसकी उसके एज के हिसाब से, उसकी ईमान के हिसाब से, उसकी लर्निंग के हिसाब से, उसके टाइम पीरियड की उसने इस्लाम को कितना दिया है, उस हिसाब से वो एसेस करके और अपना एवेल्युएट करते थे उनको। तो इसलिए अगर हम ये करते हैं, और समेटिव जो है वो हमारा, वो इंशाल्लाह आखिरत है, वो अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को देखेगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। इसको इंटीग्रेट किया था मैंने, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई वो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे। ये जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है, इसको हमेशा हम कंपैरिजन में चलते हैं, कंपैरिजन करके काम करते हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये आ जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं, हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस प्लानिंग करते हैं सबसे पहले तो, फिर हम फॉर्मेटिव लेते हैं, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड पे समेटिव लेते हैं, उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं या ग्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद जो प्रोग्रेस जो है उसको करते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जो हम कर रहे थे। इसमें देयर आर सो मेनी अदर स्पेसेस आल्सो। ये आप देख रहे हैं कि फाइटिंग ग्लव्स हैं, इसका मतलब है कि फॉर्मेटिव और समेटिव ये एक दूसरे से लड़ते नहीं है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फॉर लर्निंग होता है, और ड्यूरिंग लर्निंग होता है एज ऑन फॉर, एज लर्निंग, ऑन लर्निंग, ये इस तरह होता है। और इसमें जो है वो हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं इस मामले में। जैसे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे 4 सेक्शंस थे व्हेन आई वाज अ टीचर। तो मैं एक सेक्शन में मैंने बहुत अच्छा सवाल बनाया, वही सवाल जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वही मेरा असेसमेंट होता था। तो सवाल बनाया, लेकिन वो बच्चों को उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन जो था वो इतना अच्छा फ्रेम नहीं था। तो मैंने दूसरे उसमें जाकर उनको रीफ्रेज किया, रीफ्रेम किया दूसरे सेक्शन में, और फिर वापस आके जब अगली क्लास हुई तो इनको भी रीफ्रेज करवाया, तो उनको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया। तो ये जब हम अपनी एडजस्ट करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करते हैं, हम अपने स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती हैं, और ये फॉर लर्निंग होता है, ये हमारे जमानों में नहीं था, डांट डपट चलती थी बस। समेटिव असेसमेंट जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ये तमाम लर्निंग होने के बाद उसकी चेकिंग होती है, और उसके बाद जो होता है उसमें जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, हमने उसको इवेल्युएट करके और प्रोग्रेस बतानी होती है। तो एक और मुझे ये अच्छा सा मिला था तो मैंने ये ले लिया है कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर लें और उसको इम्प्रोवाइज कर लें, और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हम निकालते हैं उसमें कि चलो ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, और ये जो है ना ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। अब इसके लिए कैसा क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाए। देयर आर सो मेनी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, जिसमें एक सबसे बुनियादी जो जो मैं यूज करती हूँ सिग्नल वाला होता है। या आप वो इमोजी फेसेस ले लें। जो हमने पहला असेसमेंट जो शुरू किया था फॉर्मेटिव, वो हमने शुरू किया था उससे, इमोजी फेसेस से, स्ट्रेट लिप्स वाला, और वो डाउन लिप वाला, और हैप्पी लिप वाला। तो उसमें फिर हम लोग ये करते थे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था ये, समवेयर 94 95 हमने किया था। तो उसके बाद आगे ज़ारे बढ़ते बढ़ते तो बहुत सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के आगे हम देखेंगे कितने तरह के वेज हैं, और आप भी बहुत सारे करते होंगे और जानते होंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं अपने लर्नर्स को कि उस फीडबैक को देखते हुए अपने आप को बेहतर करें।
जबकि समेटिव जो होता है सम ऑफ हम कह रहे हैं तो एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस में होता है, एक यूनिट हो सकता है, एक क्लास हो सकती है, एक टर्म हो सकता है, पूरा साल हो सकता है, जो भी हो। फिर ये कि फाइनल इवैल्यूएशन नॉलेज और स्किल दोनों की ली जाती है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास कोई सर्टेन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो हम दे रहे होते हैं, और उनको बच्चों को, स्टूडेंट्स को ग्रेड दे देते हैं, या फिर ग्रेड दे देते हैं, या फिर हम उनको डिवीजन देते हैं। हमारे जमाने में डिवीजन थी, अब ग्रेड्स हैं, और मुझे ग्रेड ज्यादा पसंद है। वी वर द लास्ट बैच इन 1978 जिन्होंने के डिवीजन ली थी मैट्रिक स्ट्रीम में। तो उसके बाद हमारे बाद बाकियों ने फौरन ग्रेड हासिल करना शुरू कर दिया था। और ग्रेड मुझे इस लिहाज से पसंद है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरह उसमें शामिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेटिव और समेटिव के एंट्री और एग्जिट स्लिप है जो मेरा पसंदीदा तरीन है, और क्विजेज हैं, पोल्स हैं, ये भी हम आपके साथ कर रहे हैं मुस्तकिल। अभी आपके पास ये आया था पोल। इंटरव्यू है, चैट करते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ, और सेल्फ असेसमेंट भी करवाते हैं। और इसमें पीयर असेसमेंट भी आप कर लें, कि पीयर असेसमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कि मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो, मेरा कॉलीग मेरे बारे में क्या सोचता है, या मेरे इस वर्किंग, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचता है। समेटिव में होता है कि एंड ऑफ यूनिट होता है, एंड ऑफ चैप्टर टेस्ट होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, और बहुत हम देखते हैं कि बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कोई इनोवेटिव आइडियाज के साथ, और उसके साथ उसके रूब्रिक्स बनते हैं और उस पर चेक किया जाता है। फिर अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जिसमें सेट और ए कैट है, और अब हमारे वहाँ जो होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसका भी क्या हशर हो रहा है, एमडी कैट वगैरह है, ई कैट वगैरह है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कि भाई इस लेवल पर ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं उसके उसके क्या वो होता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं ऑन गोइंग, ये चीजें याद रख लीजिए, ऑन गोइंग इनफॉर्मल मेथड यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग। और फिर उनको हम फीडबैक देते हैं और उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही या उसके बाद, ताकि वो आइंदा जो है उसको बेहतर कर सकें। क्लास डिस्कशंस होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हम लेते हैं। हम ये क्वेश्चन का कर चुके हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग उनकी गेज कर सकें हम। क्विजेज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, ये भी हमारे लिए अब नई बात नहीं रही है, इन्फोग्राफिक्स जो हम यूज कर रहे होते हैं। जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये भी बहुत मजे की चीज होती है। और KWL चार्ट्स होते हैं। पोल्स और सर्वेज होते हैं, कि ये पोल्स जो हम कर रहे होते हैं, सर्वेज हम कर रहे होते हैं, इससे हमें पता चल रहा होता है कि कहाँ तक हमारे लोग जा रहे हैं। उसको ऑनेस्टली दिया करें आप लोग, ताकि हमें पता चले। समेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि ये इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट की लर्निंग फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, या तो कोई इंस्ट्रक्शनल पीरियड है उसके एंड पर, और चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो यूनिट है, चाहे वो पूरा टर्म है, या पूरा साल है। बाज़ जगहों पे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं तो एनुअल होते हैं। मुझे याद है कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त 1983 में मेरा ख्याल है कि ये आया था कि आप लोग के एनुअल एग्जाम्स होंगे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो वी वर द पीपल दोज हु स्टूड अराउंड, और हमने पिटिशन वो किया और उस पर सबसे साइन करवाया पूरी यूनिवर्सिटी से कि हमने सेमेस्टर सिस्टम रखना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप आधा काम करके तकमील पा चुका होता है, वो फिनिश हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, और आपको अपनी ग्रेडिंग और अपना वो सब कुछ पता चल चुका होता है। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप नए उसके साथ जो है वो शामिल होते हैं, वो बहुत अच्छे। एनुअल सिस्टम मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आता। स्कूल्स अपने लेवल पर तो कर रहे होते हैं, बाई मंथली टेस्ट भी लेते हैं, मंथली टेस्ट भी लेते हैं, मिड टर्म भी लेते हैं। हालांकि वो फर्स्ट ईयर के टेस्ट होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, मिड टर्म तो मिड ईयर होना चाहिए। तो मिड ईयर एग्जामिनेशन होता है जिसको हाफ ईयरली भी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब उनको ग्रेडिंग या जजिंग या एवेल्युएशन होती है तो वो उनकी पूरे साल की कारकर्दगी भी होती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है जो समेटिव का होता है। तो एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है जो पूरा का पूरा सेमेस्टर को या पूरे के पूरे साल को या पूरे के पूरे यूनिट को लेकर होता है, जो कि हमारे लिए जरा ज्यादा हो जाता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो सेट होता है, ए कैट होता है, और MD कैट वगैरह तो बाहर के होते हैं, ए लेवल्स के। तो स्टेट मैंडेटेड असेसमेंट्स होते हैं। तो ये भी हमारे, जैसे आप इसके लिए अभी जो हमारी प्रेजेंट एग्जांपल है उसको आप MD कैट और ई कैट वगैरह को समझ लीजिएगा। या कराची यूनिवर्सिटी भी अपना एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेती है, जो टेस्ट बेस्ड उनके वो होते हैं। दे नॉट ओनली रिलाई ऑन द ग्रेड्स बट दे टेक द टेस्ट ऑल्सो। और ये अच्छा है, ये अच्छा है इसलिए लेकिन अगर वो फेयर हो तो ये अच्छा इस लिहाज से है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को सिर्फ शॉर्ट टर्म लर्निंग में नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म लर्निंग में कर रहे होते हैं।
उसके अलावा फाइनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनल प्रोजेक्ट मेरे बच्चों ने यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के बीएस के टाइम पर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उससे डिस्कस कर रही होती थी कि क्या बनाया, क्या किया, किस तरह किया। तो मेरे एमबीए में जो बेटा था उसने तो मेरे साथ मिलकर ये लर्निंग टू टीच बनाया था मेरे साथ, और मैं उसको चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने डिजिटल ही बनाया था और डिजिटल ही ये हमारा चल रहा है, लेकिन कभी अगर कोई फिजिकली मुझे बुला लेता है तो मैं चली भी जाती हूँ उसको ट्रेनिंग देने के लिए, इफ इट इज इन माय विसिनिटी। तो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो प्रिंट होते हैं, पढ़े जाते हैं और ये किया जाता है। ये बाहर के ममालिक में बहुत ज्यादा। तो मेरे भाई ने किया था एआई में पीएचडी, तो उसमें उसके रिसर्च पेपर, अच्छा वो क्या करते हैं कि जब रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आपको डॉलर्स में पे करना होता है या पाउंड स्टर्लिंग में पे करना होता है ताकि आप रिसर्च पेपर पढ़ सकें। तो ये भी एक बहुत मजे की चीज होती है। काश हमारे वहां भी, मैं उम्मीद रखती हूँ और इंशाल्लाह हमारे वहां भी इस तरह का होगा कि जो रिसर्च पेपर इतनी मेहनत से लिखे जाते हैं उन पेपर्स को रॉयल्टी की बुनियाद पर जो है वो दिया जाए उनको, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, और वो उन लोगों को जिन्होंने लिखे हैं वो रिसर्च पेपर उनको उसकी रॉयल्टी भी मिले। लेकिन हमारे वहाँ तो मैंने देखा है कि हमने जो थीसिस वगैरह बनाए थे अपनी, उसमें वो मैंने उस दिन देखा फेसबुक, मुझे नहीं मालूम कि वो फेक थी या सही थी, कि वो कचरे में पड़े हुए थे जो थीसिस थे। ज़ाहिर है कि हर साल इतने बच्चे थीसिस लिख रहे होते हैं। बस जो फील्ड्स होती हैं उनमें थीसिस राइटिंग जरूरी होती है, रिसर्च पेपर के साथ साथ थीसिस भी होती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे वहाँ क्यों इन चीज़ों को इतनी गैर अहम समझा जाता है? पूरी दुनिया बाकी इससे कमा रही है और जो ओनर है उसको भी पैसे मिल रहे हैं रॉयल्टी के, अदारे को भी मिल रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो इस चीज़ पर काम करे। हमारी तो कोई सुनता नहीं है, पता नहीं उनका थिंक टैंक कैसा है। ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रही हूँ। तो ये जो है ओरल प्रेजेंटेशंस जो होती हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं जज करने के लिए, मगर ये रूब्रिक्स के साथ होना चाहिए। फुल रूब्रिक्स इसके सही बने होने चाहिए। यूनिट टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है ना वो उनके टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समेटिव भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मेटिव भी इंपॉर्टेंट है। इसको कोई ये ना समझे कि वो फॉर्मेटिव आ गए तो अब नहीं करना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम कई सालों से सिंध गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए थे, बार बार डिफरेंट फोरम्स में बात कर रहे थे के ग्रेड 2 3 तक, हम तो ग्रेड 2 तक अर्ली ईयर्स में लिया करते थे, तो उनको सिर्फ असेसमेंट की बेस पर ही होगी, तो उनको कभी भी हम समेटिव असेसमेंट नहीं लेते, फॉर्मेटिव लेते थे। और उससे उसकी बुनियाद पर उनको अगली क्लास में भेज देते, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग है ना। अगर उसने अपने अपने लास्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी ठीक नहीं किया तो हम उसको सिखा देंगे, समझा देंगे और उस प्रोसेस में शामिल कर देंगे। तो इस वजह से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि ग्रेड 3 तक कहा है कि असेसमेंट बेस्ड उनका रिजल्ट होना चाहिए और 4 से ऑनवर्ड हो जाए। हम ग्रेड 2 तक करते थे उसको, 3 4 में नो एग्जाम, ओनली असेसमेंट, और 5 से हमारे एग्जाम्स होते थे। तो ये एक सर्टेन एज आ जाती है बच्चों की कि जो एग्जाम की अहमियत को भी समझते हैं। एग्जाम फियर और एंजाइटी जो है वो बहुत डिफरेंट होता है बच्चों के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर हम करते हैं, अगर आप लोग स्कूल चला रहे हैं या कोऑर्डिनेटर हैं या प्रिंसिपल हैं या ओनर ऑफ द स्कूल हैं, तो आप लोग जरूर ये कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ये टेंशन ना दी जाए। हाँ, टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि हाउ टू टेक असेसमेंट्स ऑन रूब्रिक्स और उसके स्टैंडर्ड्स कैसे। बड़ा मैंने मजाक भी सुना है लोगों का, अच्छा सब पास हो जाएंगे, तो और क्या मतलब है? एक 5 साल का बच्चा भी इम्तहान देकर पास होगा? वो तो अपने ऑब्जर्वेशन पे पास होगा, वो तो अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पे पास होगा। क्योंकि मैं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पढ़ा है मैंने और मैं जानती हूँ। तो वो फियर से नहीं गुजारना है हमने इतने छोटी एज के बच्चों को। तो अल्लाह करे कि दुआ करती हूँ मैं कि सबको अल्लाह ताला अकल दे दे कि इतने छोटे से बच्चों को एग्जाम का फियर नहीं देना चाहिए, उसकी एंजाइटी नहीं देनी चाहिए। उनके जो है ना वो एडवर्स इफेक्ट होता है हेल्थ पर। तो लेकिन ये कि बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ना चाहिए। इतने सारे तरीके हैं फॉर्मेटिव के और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको फॉलो करते थे। ग्रुप वाइज, स्टूडेंट वाइज, ये सारा अलग अलग से हमारी पूरी फाइल्स तैयार होती थी। वी कुड, द टीचर्स कुड टेल अबाउट ईच एंड एवरी चाइल्ड कि वो कौन सी चीज की स्ट्रांग है और कौन सी चीज की ही नीड्स और शी नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये ऐसा हो कि टीचर को अच्छी तरह ट्रेन किया जाए और फिर इस तरह किया जाए। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी, और अब स्टेम और स्टीम तो आ ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको भी लेकर चलते हैं। तो हमारा ये सेशन इख्तिताम पजीर होता है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाल्लाह फिर दूसरे उसमें मिलते हैं हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का सफर जारी रहेगा। अल्लाह ताला इसको आसान बनाए और आप सबको भी सीखने की और इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।